कहानी शुरू होती है आर्टिक विल्डरनेस की गहराइयों में। चारों तरफ बस बर्फ, सन्नाटा और मौत जैसी खामोशी। एक छोटा सा प्लेन आसमान चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उस प्लेन के अंदर एक ट्राइबल लड़की है जो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक ब्रूटल ट्रू स्टोरी है, ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1953 में। चार्ली, एक पायलट और फॉर्मर वर्ल्ड वॉर 2 एयरमैन, अपना बर्थडे दोस्तों के साथ मना रहा है। कभी उसने देश के लिए जंग लड़ी थी और अब वो दूर दराज इलाकों में कार्गो उड़ाकर जिंदगी चला रहा है। कई बार इलीगल सामान भी स्मगल करता है सिर्फ पैसे के लिए। पार्टी के दौरान एक गरीब आदमी मदद मांगने आता है, लेकिन चार्ली उसे बेरहमी से भगा देता है। उसका दिल अब सख्त हो चुका है। अगले दिन चार्ली को एक नया असाइनमेंट मिलता है। उसे सीक्रेटली एक कीमती कॉन्ट्राबैंड को आर्कटिक के किसी रिमोट इलाके में छुपाना है, अथॉरिटीज की नजरों से दूर। बिना ज्यादा सोचे चार्ली अपना छोटा एयरक्राफ्ट तैयार करता है और बर्फ से ढकी सफेद दुनिया की तरफ उड़ान भर लेता है। ये काम वो पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। उड़ते उड़ते चार्ली एक इनुइट ट्राइबल सेटलमेंट के पास पहुंचता है और एबिस के पास पहुंचता है। बर्फीले जंगलों के बीच बसी एक छोटी सी दुनिया जहां लोग नेचर के सहारे जिंदा रहते हैं, शोर से दूर, सख्त हालातों में। ट्राइब के 2 आदमी चार्ली की मदद करते हैं कार्गो उतारकर छुपाने में। काम खत्म होने के बाद वे उसे सील स्किन से बने एक टेंट में बुलाते हैं। अंदर चार्ली एक यंग गर्ल को देखता है, मुश्किल से 20 साल की, तेज बुखार में जलती हुई, सांसें बेहद कमजोर। टूटी फूटी जेस्चर्स और शब्दों में वे चार्ली से रिक्वेस्ट करते हैं, इसे सिटी के हॉस्पिटल ले चलो, इसकी जान बचा लो। लेकिन चार्ली इम्पेशेंट था, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी और दिल में दया भी नहीं थी। वो मना कर देता है, उसे बस निकलना था। तभी ट्राइब का एक आदमी कपड़े में लिपटा कुछ खोलता है और चार्ली की आंखें चमक उठती हैं। प्योर आइवरी टस्क्स। ग्रीड हावी हो जाती है। चार्ली लड़की को बचाने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए मान जाता है। वो लड़की को प्लेन में बिठाता है, कार्गो सिक्योर करता है और दोबारा आसमान में उड़ जाता है। नीचे बर्फ का अनंत समंदर और प्लेन के अंदर कानाला चुप, शांत, डरी हुई। चार्ली उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती, बस खामोशी। अचानक इंजन से अजीब सी आवाज आती है। मेटल कराता है, प्रोपेलर लड़खड़ाने लगता है। चार्ली की नजर फ्यूल गेज पर जाती है, एम्प्टी। इंजन एक बार खांसता है, फिर दूसरी बार और प्लेन नीचे गिरने लगता है। चार्ली पूरी ताकत से कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। प्लेन सीधा फ्रोजन सी की तरफ गिरता है। क्रैश ब्रूटल होता है, प्लेन टूटकर बिखर जाता है। किस्मत या जिद दोनों जिंदा बच जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और पानी। कई 100 मील तक कोई इंसान नहीं। रेडियो टूट चुका है, खाना लगभग खत्म। चार्ली बर्फ और पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है SOS। पत्थरों का ढेर बनाता है, एक रेड फ्लैग लगाता है। कोई आएगा, जरूर आएगा, वो खुद से कहता है। लेकिन कनाला अजीब तरह से काम रहती। ठंडे पानी में गिरने के बाद भी पैनिक नहीं करती। वो एनिमल स्किन से बिस्तर बनाती है और चुपचाप मछलियां पकड़ने लगती है। चार्ली कच्ची मछली देखकर गुस्सा हो जाता है। रॉ फिश नहीं खाई जाती। कनाला बस उसे देखती रहती। शाम को चार्ली किसी तरह एक छोटी सी फायर जला पाता है। कांपते हाथों से आग के पास बैठकर वो फिर बात करने की कोशिश करता है, कनाला, लेकिन कोई जवाब नहीं। इधर मेनलैंड पर चार्ली के पिता, दोस्त और गर्लफ्रेंड परेशान हो जाते हैं। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई खबर नहीं। अगली सुबह रेस्क्यू न मिलने पर चार्ली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फटा हुआ मैप देखता है। सबसे पास की सेटलमेंट करीब 100 माइल्स दूर है। वो गन और थोड़ा सा खाना उठाता है, बाकी सारा सामान लड़की के पास छोड़ देता है। फॉलो मत करना, वो सख्ती से कहता है। मैं हेल्प ढूंढ कर प्लेन भेज दूंगा, और अकेला निकल पड़ता है। दिन रात में बदल जाता है, लेकिन कोई इंसान नहीं मिलता। दोपहर बाद हैवी रेन शुरू हो जाती है। ठंड और बढ़ जाती है। आग जलाना मुश्किल हो जाता है। रात में वो कांपते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसी रात उसे एक डरावना सपना आता है। नॉर्थ से फाइटर जेट में है, अपने भाई के साथ, और एक सिटी पर बॉम्ब्स गिरा रहा है। उसका भाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली नहीं सुनता। वो पसीने में डूबा जागता है और तभी चारों तरफ आर्कटिक मॉस्किटोज, आग जैसे काटने वाले। वो भागने लगता है, स्वम्पी जमीन पर फिसलता है। टांगे जवाब दे देती हैं और चार्ली बेहोश होकर गिर जाता है। इस बीच बहुत दूर कनाला, वही ट्राइबल लड़की जिसे चार्ली पीछे छोड़ आया था, उसे ढूंढ रही होती है। किसी इंस्टिंक्ट या शायद फेट के सहारे वो चार्ली को बर्फीली जमीन पर पड़ा हुआ ढूंढ लेती है। सांसें बहुत धीमी, शरीर लगभग जमी हुई हालत में। कनाला उसके भीगे हुए बूट्स उतारती है, उसके फ्रॉस्ट बिटन पैरों को रगड़ती है और एनिमल हाइड से गर्म जूते बनाती है। वो क्रश्ड मॉस और सील फैट से बनी हर्बल मेडिसिन उसके जख्मों पर लगाती है। धीरे धीरे चार्ली की हालत सुधरने लगती है। जब चार्ली आंखें खोलता है तो देखता है कनाला उसके पास बैठी है और पास ही एक सफेद ओवल चुपचाप बैठा उन्हें देख रहा है। कनाला उसे उबले हुए एनिमल मीट से बना गरम ब्रॉथ देती है और तभी वो पहली बार बोलती है, माय नेम कनाला। वो धीरे से कहती है, आई नो लिटिल इंग्लिश। हफ्तों के बाद चार्ली ने किसी इंसान की आवाज सुनी थी। धीरे धीरे जेस्चर्स, टूटी फूटी भाषा और खामोशी के जरिए दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। कनाला उसके लिए नए बूट्स बनाती है, उसे हंटिंग और फिशिंग सिखाती है और बताती है कि इस जानलेवा आर्कटिक
लैंड में सरवाइव कैसे किया जाता है। दो अलग अलग दुनिया के लोग अब एक ही स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। चार्ली जो कभी रॉ फिश खाने से मना कर देता था, अब बिना झिझक रॉ मीट खाने लगता है। कानाला की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, फिर भी वो उसकी देखभाल करती रहती है, खाना बनाती है, फायर संभालती है और कमजोरी के बावजूद मुस्कुराती रहती है। एक रात चार्ली देखता है कानाला पेल नॉर्दर्न लाइट के नीचे अकेली बैठी रो रही है। वो उसे दिलासा देना नहीं जानता, बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। उधर होमलैंड में चार्ली का पिता हार मानने को तैयार नहीं होता। वो 2 पायलट्स को आर्कटिक सर्च के लिए हायर करता है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां चार्ली पहले स्मगल्ड कार्गो छुपाया करता था। उनमें से एक चार्ली का राइवल ठंडे लहजे में कहता है, अ प्लेस लाइक दैट नो वन सर्वाइव्स, ही इज डेड, एक्सेप्ट इट। लेकिन चार्ली का पिता सख्ती से जवाब देता है, फाइंड हिम, डोंट कम बैक अंटिल यू डू। इधर विल्डरनेस में चार्ली अब सर्वाइवल में काफी स्किल्ड हो चुका था। एक सुबह जब वो बर्फ काट रहा होता है, तभी उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है, प्लेन। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो बर्फ पर दौड़ता है, हाथ हिलाता है, चिल्लाता है, गला जलने लगता है। उसे पूरा यकीन होता है ये रेस्क्यू टीम है, लेकिन प्लेन बहुत ऊपर से उड़ जाता है और बादलों में गायब हो जाता है। टूटा हुआ मगर हारा नहीं। चार्ली कनाला की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, वी आर गोइंग बैक टू द क्रैश साइट, दे विल फाइंड अस देयर। और फिर दोनों सर्वाइवर्स सफेद अनंत विल्डरनेस में वापस उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कनाला उसे रेनडियर हाइड और सिन्यू से बने नए बूट्स देती है। जब चार्ली आइसी पानी में कदम रखता है तो हैरान रह जाता है। बूट्स उसके पैर पूरी तरह ड्राई रखते हैं। वो उसे कृतज्ञ नजरों से देखता है, लेकिन कनाला बस हल्की सी मुस्कान देती है, कुछ नहीं कहती। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद आखिरकार वे प्लेन के रिकेज तक पहुंच जाते हैं। टूटा हुआ एयरक्राफ्ट देखकर चार्ली के दिल में होप और दर्द दोनों भर जाते हैं। वे मलबे में कुछ काम की चीज ढूंढने लगते हैं, तभी कनाला अचानक रुक जाती है। टूटी हुई फ्यूजलाज के कोने में एक इंसानी स्केलेटन पड़ा होता है, आधा बर्फ और मेटल के नीचे दबा हुआ। डर के मारे कनाला चार्ली की बाह को कसकर पकड़ लेती है। युद्ध और सर्वाइवल ने चार्ली को सख्त बना दिया था। वो लाश के पास जाता है और ध्यान से उसे देखता है। वो एक पिस्टल और कुछ सप्लाईज ले लेता है, लेकिन कनाला का चेहरा सख्त हो जाता है। बिना कुछ कहे वो चुपचाप उस आदमी की चीजें उठाती है, उन्हें हड्डियों के पास रखती है और सब कुछ बर्फों के नीचे दबा देती है। उस रात धीमी आग की रोशनी में कनाला आखिरकार समझाती है, मेरे लोगों की बिलीफ में। वो धीरे से कहती है, जब कोई मरता है उसकी सोल लैंड ऑफ द मून जाती है, लेकिन उसे अपनी चीजें साथ ले जानी होती हैं, गिफ्ट्स, मेमोरीज जो उसका था। बिना इनके आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो आग में देखती हुई आगे कहती है, और जब तुम किसी की मदद कर सकते हो तो तुम्हें मदद करनी चाहिए, हमेशा। ये शब्द चार्ली के दिल पर चोट की तरह लगते हैं। उसे अपना बर्थडे नाइट याद आता है। वो गरीब आदमी जो मदद मांगने आया था और उसने उसे ठुकरा दिया था। अपने ही क्रूअल्टी का बोझ उसकी छाती पर भारी हो जाता है। उधर सिविलाइजेशन में चार्ली का पिता आखिरकार उम्मीद छोड़ देता है। भारत ली जो के कई महीनों तक कोई सुराग न मिलने के बाद वो चार्ली की गर्लफ्रेंड को बता देता है, ही इज गॉन। उसकी आवाज टूट जाती है। फिर से फ्रोजन वेस्टलैंड में चार्ली और कनाला क्रैश साइट पर लौटते हैं। चार्ली राहत में हंसता है, खाली हवा में चिल्लाता है, लेकिन खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है। कोई नहीं आया और शायद कोई कभी आएगा भी नहीं। गुस्से में चार्ली रेडियो के बचे हुए हिस्से तोड़ देता है, रकेज को लात मारता है। कनाला चुपचाप सब देखती है। वो जानती है गुस्सा उन्हें नहीं बचा सकता। इसके बजाय वो अपने इंस्टिंक्ट और स्किल का इस्तेमाल करती है। पत्थरों को बर्फ के नीचे जमा कर जानवरों के लिए नेचुरल ट्रैप बनाती है। जल्द ही उनके पास फिर से फ्रेश मीट होता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में। वो टूटा हुआ प्लेन अब उनका घर बन जाता है। एक सफेद दुनिया के बीच एक खामोश मेटल शेल। चार्ली घंटों अकेले अंदर बैठा रहता है, खुद से बड़बड़ाता हुआ, अपने पास्ट के गोस्ट से घिरा हुआ। एक रात वो फिर सपना देखता है, लेकिन इस बार कॉकपिट में उसका भाई नहीं होता। वहाँ कनाला होती है, उससे बॉम्ब्स न गिराने की गुहार लगाती हुई। चार्ली कांपता हुआ जाग जाता है। बाहर जमीन पेल मूनलाइट में चमक रही होती है। एक कैरिबू हर्ड रैक के पास आ जाता है। चार्ली एक सेकंड भी नहीं गंवाता, राइफल उठाता है, एम लेता है और फायर करता है। सुबह तक 3 डियर बर्फ पर पड़े होते हैं। कई महीनों बाद वे पहली बार पेट भरकर खाते हैं। कनाला उनकी हाइट से नए कपड़े और गर्म ब्लैंकेट सिलती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है। ठंड उसके लंग्स को जकड़ लेती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। चार्ली उसे आराम करने को कहता है, वो पास ही रहता है, आग संभालता है, उसे ऐसे देखता है जैसे नजर हटाते ही वो गायब हो जाएगी। उस रात कनाला उसे अपने फैमिली के बारे में बताती है। उसके पिता जो एक भयानक स्नो स्टॉर्म में मर गए, उसकी माँ जो हर रात मून के लिए गाना गाती थी ताकि उसकी सोल को शांति मिल सके। कनाला की आवाज कांपने लगती है, मेरी माँ। वो फुसफुसाती है, एक दिन खाने की तलाश में बर्फ में गई, वो कभी वापस नहीं आई। आग की हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक उठती हैं। मेरी बहन और मैं भूख से मर रहे थे, कुछ भी खाने को नहीं था, और तुम जानते हो। उसकी आवाज टूट जाती है, मैंने एक बार अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए उसे अपना ही खून पिलाया था। चार्ली बस बैठा रहता है, उसके
पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। दो टूटे हुए इंसान, एक गिल्ट से हॉन्टेड, दूसरी सर्वाइवल से, बर्फीले आसमान के नीचे धीरे धीरे बातें करते रहते हैं। अगली सुबह कमजोर शरीर के बावजूद कनाला चार्ली के लिए एक गर्म फर कोट सिलती है, एनिमल स्किन से बना हुआ, ताकि फ्रीजिंग विंड उसे छू भी न सके। हर गुजरते दिन के साथ उनकी जर्नी और मुश्किल होती जाती है। बर्फ गहरी होती जाती है, ठंड निर्दयी बन जाती है और आसपास की खामोशी जिंदा सी लगने लगती है। कोई नहीं है, सिर्फ वो दोनों, हवा और सफेद खालीपन। कनाला की हालत और बिगड़ जाती है, वो खून खांसने लगती है। चार्ली घबराकर उसके पास दौड़ता है। वो जल्दी से एक मेकशिफ्ट स्लेड बनाता है, अपने कंधों पर रस्सियां बांधता है और बर्फीले तूफान में उसे खींचना शुरू करता है। उसकी ताकत जवाब दे रही है, लेकिन वो रुकता नहीं। हजारों माइल्स दूर होम में चार्ली का पिता कुछ लोगों के सामने खड़ा होता है। कई महीनों की खामोशी के बाद वो सिर झुकाकर कहता है, माई सन इज गॉन। मैं उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाया। मे हिज सोल फाइंड पीस। सब लोग सिर झुका लेते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, एक ऐसे आदमी के लिए शोक मनाते हुए जो असल में अभी जिंदा है, दुनिया के दूसरे छोर पर जिंदगी से जूझ रहा है। इधर फ्रोजन विल्डरनेस में चार्ली तूफान के बीच कनाला को घसीटता चला जा रहा होता है। आखिरकार वो रुकता है और फर से एक छोटा सा टेंट बनाता है। अंदर कनाला हल्की सी मुस्कान के साथ उसे एक जोड़ी बूट्स देती है। ये तुम्हें मेरे लोगों तक ले जाएंगे, वो फुसफुसाती है। बी केयरफुल चार्ली। तभी चार्ली समझ जाता है जो बात कनाला पहले से जानती थी, उसका समय खत्म होने वाला है। आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने पास खींच लेता है। जो कभी एक स्ट्रेंजर थी, अब वही इस दुनिया में उसकी इकलौती फैमिली लगती है। वो उसे थामे रहता है जब तक थकान से उसकी आंख लग नहीं जाती। जब चार्ली जागता है, कनाला वहाँ नहीं होती। घबराकर वो बाहर भागता है। बर्फ पर फुटप्रिंट्स दिखते हैं कुछ दूर तक और फिर खत्म हो जाते हैं, अपनी माँ की तरह। कनाला भी उस एंडलेस वाइट में चली गई होती है। ठंड के हवाले खुद को सौंपते हुए चार्ली घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका आउल ऊपर चक्कर लगाता है, खामोशी में एक चीख छोड़ता है और उड़ जाता है। सुन्न हाथों से चार्ली उसकी कुछ चीजें इकट्ठा करता है। आइवरी टस्क्स, उसके हैंडमेड शूज और वो छोटे चांस जो साथ रखती थी। वो पत्थर और बर्फ से एक छोटा सा माउंड बनाता है उत्तरी आसमान के नीचे। सिर झुकाकर वो धीरे से कहता है, रेस्ट नाउ कनाला। और फिर से अकेला वो आगे बढ़ता है। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका है, लेकिन वो चलता रहता है। कई दिनों बाद लड़खड़ाते हुए आधा जमी हुई हालत में उसे दूर कुछ हलचल दिखती है। फर में लिपटे लोग, हाथों में भाले, कनाला की ट्राइब इन्यूइट उसे ढूंढ लेते हैं। वो उसे उठाते हैं, गर्म स्किन्स में लपेटते हैं और सेफ्टी की तरफ ले जाते हैं। और यही मूवी खत्म होती है। एक डरावनी खामोशी, एक जमी हुई होराइजन और हवा में घुलती ओल की आखिरी पुकार। लेकिन इस कहानी को वाकई खरास बनाता है एक सच। ये कहानी रियल है। ये फिल्म चार्ल्स मार्टिन स्मिथ की ट्रू सर्वाइवल स्टोरी पर बेस्ड है। एक पायलट जिसका प्लेन 1935 में आर्कटिक विल्डरनेस में क्रैश हो गया था। मूवी की तरह ही एक इन्यूइट वुमन ने उसे जिंदा रहने में मदद की। एक ऐसी कहानी जो ह्यूमैनिटी, सैक्रिफाइस और एक ऐसे बॉन्ड की मिसाल है जो लैंग्वेज, कल्चर और यहाँ तक कि डेथ से भी आगे निकल जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।